ये वो एरिया है, एक तो एरिया रिस्क है आपका कि वो चूंकि ओपन बुक पॉलिसी आपको हेल्प नहीं करती, तो बच्चों को जब पता ही नहीं होता लिखना क्या है, तैयारी कैसे करनी है, तो वो नॉर्मली क्या हो रहा होता है, इसमें ब्लंडर्स कर रहा होता है। अगेन एक और एरिया हमारे पास है जिसका नाम है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। यहां पे हमें कुछ आइजाज हेल्प कर सकते हैं, कुछ आइजाज हमें हेल्प कर सकते हैं बच्चों, सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी आज की, ये चलती रहेगी, लेकिन इसको समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपके सामने कुछ टेक्निक्स लिख रहा हूं। अगर ये टेक्निक समझ आ गई ना आपको, और ये टेक्निक मैं हैंड आउट व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, अगर ये टेक्निक आपके समझ आ गई ना प्यारे बच्चों, दुनिया का कोई भी एरिया आ जाए, कोई भी पेपर आ जाए, कोई भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर आ जाए, आप आराम से लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज एक शऊर पैदा हो जाएगा कि यार सोचना क्या है और लिखना क्या है, दो चीजें हैं, सोचना क्या है और लिखना क्या है। जैसा रिस्क में आप समझ आ गया कि सोचना क्या है, सही है, और लिखना क्या है। सेम चीज गोइंग कंसर्न में समझ आ गया कि यार सोचना क्या है और लिखना क्या है। सेम चीज हमारी ऑडिट प्रोसीजर में भी होगी कि सोचना क्या है और लिखना क्या है। क्या यहां तक बात समझ आती है? कुछ टेक्निक्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहली टेक्निक हमारे पास है आइजा 500, वो सबको पता है। हाँ जी, पहली टेक्निक कौन सी है? आइजा 500। क्या कहती है ये? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर ये टेक्निक आपके समझ आ जाती है ना, यार नोट नहीं करो, देख लो यहाँ पे देख लो, अगर ये टेक्निक आपके समझ आ जाती है ना बच्चों, आप 50-60% प्रोसीजर इस टेक्निक से कर सकते हैं। पढ़ा हुआ है ना 500 सबने? यार बच्चों 500 सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट, ये पढ़ा हुआ है सबने यार, सबने पढ़ा हुआ है। मैं लिख दूं यहाँ पे? नहीं नहीं, लिखने दें। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऐसा ही है मेरे प्यारे बच्चों। सफिशिएंट क्या होता है? क्वांटिटी, माशाल्लाह जबरदस्त। एप्रोप्रिएट क्वालिटी, क्वालिटी में नहीं हुए, रेलिवेंट एंड रिलायबल। रेलिवेंट में assertion under consideration and directional of testing। रिलायबल में थर्ड पार्टी, डायरेक्टली, रिटर्न फॉर्म, ओरिजिनल। ऐसा ही है मेरे प्यारे बच्चों। और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए मैं इंक्वायरी करूंगा, इंस्पेक्शन करूंगा, रिकैलकुलेशन करूंगा, रीपरफॉर्मेंस करूंगा और ऑब्जर्वेशन करूंगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ये पता है हम सबको, ये हम सबको पता है ना यार, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये कहने को तो ये बड़ी आपको एक, सर क्या पढ़ा रहे हैं ना मैं फानी को, हालांकि आपको नहीं पता, सही है। लेकिन अगर आप और ये पढ़ा हुआ है ना हमने कैफ में, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे ना स्टैंड, यार क्लियर है ऑनलाइन? यार क्या मसला है अब्दुर्रहीम, ऑनलाइन वाला सेट है यार? यार एसएनएलई में भी पढ़ाऊं कि अपलोड करूं यार? तो रजनीकांत थोड़ी हूं भाई मैं, थोड़ा थोड़ा सब्र कर लेना, पढ़ाने तो दे मुझे यार, पढ़ाने के बाद सारी चीजें भेजूंगा। क्लियर है यार बच्चों? आ जाए, नहीं करें तंग यार, सब सेट है, बिल्कुल सही आ रही है वीडियो यहाँ पे। चलो जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये कहने को तो बहुत ही बेसिक बातें जो कैफ में आपने पढ़ी होंगी, लेकिन ये आप सोच नहीं सकते ये कितनी गहरी बात कहती है आपसे। क्या गहरी बात कहती है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर का जो सबसे पहला स्टैंडर्ड है वो है ही आइजा 500। 500 की पूरी सीरीज तो है ही किस चीज की? ऑडिट एविडेंस की है, सही है। अगर मैं स्टैंडर्ड को गौर से देखूं ना प्यारे बच्चों, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपके सामने रखता हूं पीपी, है क्या रखा हुआ? पीपी। पीपी की कौन सी एजर्शन? एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। ऐसा ही है मेरे प्यारे बच्चों, यार ऐसा ही है। तो एक तो मेरे पास जनरल प्रोसीजर होगा, क्या? ऑब्टेन फिक्स एसेट रजिस्टर एज एट दिसंबर 31, 2021। ऐसा ही है, ऑब्टेन द फिक्स एसेट रजिस्टर एज एट दिसंबर 31, 2021। डन हो गया। इसकी क्या वेरीफाई करनी है मुझे? पहली सेशन कौन सी है?
फिजिकल एसेट्स, ये पढ़े हुए ना यार प्रोसीजर हमने, सही है। दूसरी असर्शन क्या है? दूसरी असर्शन क्या है भाई? सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम, जल्दी छेती छेती, फिजिकल एसेट्स एंड ट्रेस टू फिक्स एसेट। तीसरी असर्शन क्या है? सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम, जल्दी छेती छेती, फिक्स एसेट रजिस्टर एंड इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट जल्दी जल्दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, लेट्स से सप्लायर इनवॉइस। डन हो गया प्यारे बच्चों? यार भाई डन हो गया। ये प्रोसीजर्स को अगर आप गौर से देखें, जो मैंने लिखा है, ये मैंने अंग्रेजी लिखी है? नहीं, ये मैंने आइजा 500 लिखा है, मैंने अंग्रेजी नहीं लिखी है, ये मैंने आइजा, सुनिएगा। सेलेक्ट सैंपल्स, किस चीज की अलामत? सफिशिएंट। सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम फिक्स एसिड, किस चीज की अलामत? डायरेक्शनल ऑफ टेस्टिंग। ये प्रोसीजर कर किसके लिए रहा हूं? किस चीज की अलामत? एजर्शन अंडर कंसीडरेशन। सेलेक्ट, जब सैंपल सेलेक्ट हो गया तो मेरा प्रोसीजर क्या था? इंस्पेक्ट या ऑब्जर्व, क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टली, ऐसा ही है। किस चीज की अलामत? किस चीज की अलामत? तो अगर आप पूरी लाइन गौर से देखें, सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट, ऑडिट एविडेंस। अगर आपको ये लाइन मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गई, आप 50 से 60% ऑडिट प्रोसीजर ड्राफ्ट कर सकते हैं। सिर्फ 2 खाली जगह पुर करनी पड़ेगी। मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं, बिल्कुल एक्टिव रहें बच्चों, टुन ना रहे, सुने, बिल्कुल एक्टिव रहें। अगर ये 2 खाली जगह पुर कर ली, कौन सी? सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम, कहां से, और उसके बाद कौन सा डॉक्यूमेंट आपने इंस्पेक्ट करना है। अगर ये 2 चीज आपके समझ आ गई, आप दुनिया का 50-60% प्रोसीजर सिर्फ इस एक टेक्निक से आप कर सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? खुदा का वास्ते सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल, कंप्लीटनेस, तो मेरी एजर्शन अंडर कंसीडरेशन कौन सी है? कंप्लीटनेस। तो डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग फिक्स एसिड रजिस्टर नहीं होगी, डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग मेरी फिजिकल एसिड्स होंगे। क्यों? फिक्स रजिस्टर जब कंप्लीट नहीं हो तो उसको आप 100% भी वेरीफाई कर लो तो आपका रिस्क कवर नहीं करेगा। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? तो ये जो एक लाइन है, सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम सर्टेन डॉक्यूमेंट, सर्टेन पॉपुलेशन एंड इंस्पेक्ट, किसी डॉक्यूमेंट को आपने क्या करना पड़ेगा? इंस्पेक्ट। अगर ये 2 खाली जगह पूरा आप कर लेंगे, आप दुनिया के अच्छे खासे ऑडिट प्रोसीजर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री, इसको मैं इन्वेंट्री में कन्वर्ट कर सकता हूं मेरे भाई? बिल्कुल रेडी, इसको मैं इन्वेंट्री में कन्वर्ट कर सकता हूं। जल्दी छेती, सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम इन्वेंट्री रजिस्टर एंड इंस्पेक्ट और ऑब्जर्व डायरेक्ट फिजिकल इन्वेंट्री। कहां पड़ी हुई होगी? डन हो गया। कंप्लीटनेस, सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम फिजिकल इन्वेंट्री फ्रॉम वेयर हाउस एंड ट्रेस इट टू द इन्वेंट्री रजिस्टर। सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम, जल्दी इन्वेंट्री रजिस्टर एंड इंस्पेक्ट द, राइट मेरा है तो मैंने खरीदी होगी, इंस्पेक्ट द ओरिजिनल सप्लायर इनवॉइस। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो फिक्स एसेट के भी 3% निकल गए, इन्वेंट्री के भी 3% निकल गए। सुनते रहिएगा प्यारे बच्चों, खुदा का वास्ते सुनिएगा मेरे भाई, रेडी रहिएगा। रेवेन्यू में पहली असर्शन कौन सी होती है? अकरस। दूसरी असर्शन कौन सी होती है? सुनिएगा, सेम चीज लिखो, सिर्फ 2 खाली जगह पुर करो। सेलेक्ट जल्दी बताइएगा, जो ब्लैक से लिख रहा हूं वो तो स्टैंडर्ड है। सेलेक्ट सैंपल्स, कहां से सैंपल सेलेक्ट करूंगा? फ्रॉम एक खाली जगह, और जब सैंपल सेलेक्ट आ जाएंगे तो मैं इंस्पेक्ट करूंगा नॉर्मली। और क्या इंस्पेक्ट करूंगा? ये 2 खाली जगह पुर करें, आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी छेती। सेलेक्ट सैंपल, रेवेन्यू है तो मैनेजमेंट से क्या ऑब्टेन करूंगा? जिस तरह वहां पे फिक्स एसेट रजिस्टर लेता हूं, यहां पे क्या लूंगा? सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम एंड इंस्पेक्ट दी गुड्स डिलीवरी नोट।
मेरे बच्चों बिल्कुल रेडी रहिएगा, मेरे बच्चों बिल्कुल रेडी रहेगा। अगर मैं कंप्लीटनेस को करूं तो मैं अकेरेंस हटा रहा हूं। अब अकेरेंस, अब मेरी असर्शन अंडर कंसीडरेशन कौन सी है? सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम, बस जबरदस्त, जीडीएन, और जाके उसको ट्रेस कर ले। कहां पे ट्रेस कर ले? सेल्स रजिस्टर में ट्रेस कर ले। दैट्स इट यार। इसी को परचेज में कन्वर्ट कर लो, और अट्टा नहीं लगाना, इसी को परचेज में कन्वर्ट कर लो। सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम परचेज रजिस्टर एंड इंस्पेक्ट द ओरिजिनल गुड्स रिसीव नोट। अगर मैंने गुड्स डिलीवर्ड किए हैं तो मतलब मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई, इसका मतलब है मेरा रेवेन्यू अकर्ड हो चुका है। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों? क्लियर है? तो एक सिर्फ एक लाइन अगर आप देखें तो ये लाइन का मैं रट्टा नहीं लगा रहा, इस लाइन को मैं लिंक करवा रहा हूं आइजा 500 से। आप लोग आइजा 500 का रट्टा लगवाते थे, मैं आइजा 500 पढ़ा के आपको बता रहा हूं कि इस पूरे आइजा को पढ़ के मैं 8 वर्ड्स लिख रहा हूं। वो 8 वर्ड्स अंग्रेजी के वर्ड नहीं है, वो 8 वर्ड्स ऐसे है जिसमें पूरा आइजा 500 छुपा हुआ है। सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट, ऑडिट, एविडेंस। मेरे भाई नोट ना करो, किताब में सब मिलेगा। जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं ना, आप वो सुनो, वो बहुत काम आएगी। प्यारे बच्चों सुन लो मेरी बात। दुनिया का कोई भी चीज लेके आ जाए, ये एक टेक्निक आपको लाजमी हेल्प करेगी। प्यारे भाई समझ आ रही है? तो सेलेक्ट सैंपल्स अगेन किस चीज की अलामत है? जल्दी जल्दी। सफिशिएंट, कंप्लीटनेस, असर्शन फ्रॉम जीडीएन किस चीज की अलामत है? डायरेक्शनल ऑफ टेस्टिंग। और ये जो प्रोसीजर मैं कर रहा हूं ये किस चीज की अलामत है? ऑडिट। तो आप देखें ना, सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट, ऑडिट, एविडेंस। में 8 वर्ड ऐसे लिख रहा हूं जो कि सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट, ऑडिट, एविडेंस। अब तो कोई मसला ही नहीं है, 2 खाली जगह पुर करेंगे। अब समझ आ गया कि हाँ यार ये डॉक्यूमेंट देखना है, यहां से सैंपल सेलेक्ट करना है, जो सैंपल्स आ जाएंगे उसके अगेंस्ट मैंने या तो जीडीएन देखनी है, या जीआरएन देखना है, या सप्लायर की इनवॉइस देखनी है। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? तो ये एक टेक्निक, पहली टेक्निक आइजा 500, ये मुझे हेल्प करेगी। डन हो गया? यहाँ पे डन हो गया प्यारे बच्चों? चले, जबरदस्त जबरदस्त। मैं सिर्फ टेक्निक के ऊपर काम कर रहा हूं, ताकि मैं सारे प्रोसेस अभी आपको नहीं पढ़ा रहा। मैं किसके ऊपर काम कर रहा हूं कि यार सोचना कहां से स्टार्ट करना है। सही, सोचना यहां से स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह लिखना भी आ जाएगा। मैं सही है? ऑनलाइन वालों क्लियर हो बेटा आप लोग? तुम्हारे पार्ट पे सही है अब्दुल रहीम साहब? पक्का यार? वीडियो ऑडियो ठीक है प्यारे बच्चों? डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग, डॉट का मतलब, चले जी। अगली सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक गैस करें, आईएफआरएस। अगली सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक आईएफआरएस। जहां आइजा 500 खत्म हो जाएगा, फिर आपने मजीद प्रोसीजर लिखने हैं, तो आपने किसको सोचना पड़ेगा कि उस चीज के ऊपर, पीपी के ऊपर, सुनिएगा मेरे भाई, छोड़ दो तस्वीर मैं ले लूंगा यार, छोड़ इसको। एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ये 3 प्रोसीजर मैंने लिखे किसकी मदद से? आइजा 500 की मदद से ना। एग्जिस्टेंस के ऊपर, कंप्लीटनेस के ऊपर, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के ऊपर किस चीज की मदद ली मैंने? आइजा 500। अब मुझे मजीद प्रोसीजर लिखने हैं प्यारे बच्चों। मजीद जब प्रोसीजर लिखने हैं तो मतलब कौन सी असर्शन की बात कर रहा हूं? वैल्यूएशन की। जब वैल्यूएशन की बात कर रहा हूं तो अब मैं सोचूंगा पीपी के ऊपर आईएफआरएस क्या कहता है? कॉस्ट। प्यारे बच्चों मेरी कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, सुनिएगा। कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड, डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट। तो कॉस्ट के ऊपर क्या काम करूं? कॉस्ट कैसे वेरीफाई करूं? सप्लायर की, बच्चों कॉस्ट कैसे वेरीफाई करूं? सप्लायर की इनवॉइस। प्यारे बच्चों जब खत्म। सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम फिक्स एसेट एंड इंस्पेक्ट दी सप्लाई इनवॉइस। तो आपकी कॉस्ट वाली पार्ट वेरीफाई हो गई। डेप्रिसिएशन, 2 ही तो चीजें, एक यूजफुल लाइफ है, सही है, और एक डेप्रिसिएशन मेथड है। यूजफुल लाइफ रीजनेबल है, डेप्रिसिएशन मेथड एप्रोप्रिएट है। ये 2 वर्ड लिख दिया। मैं आपको सिर्फ सोचने का तरीका बता रहा हूं, मैं लिखवा कुछ नहीं रहा। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि मैं कितना कुछ लिख सकता हूं अगर मुझे सोचना आ जाए तो। मैं सिर्फ इस चीज के ऊपर काम कर रहा हूं कि मैं कितना कुछ लिख सकता हूं अगर मुझे सोचना आ जाए तो। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अच्छा, अब मेरी एक बात सुनिएगा। तो इसका मतलब है सर, अगली चीज, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं तो एफएस में जो भी चीज आएगी कोई ना कोई बैक एंड पे आईएफआरएस होगा। तो यार आईएफआरएस से सोचे ना थोड़ा सा। जब आईएफआरएस थोड़ा सा जॉट डाउन कर लेंगे प्यारे बच्चों,
तो फिर तो प्रोसीजर लिखने के लिखने होंगे, फिर तो आप मजे से आराम से लिख सकते हैं। डन हो गया। मेरी एक बात सुनिएगा, खुदा का वास्ता सब रेडी रहिएगा। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है, सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम फिक्स एसेट एंड इंस्पेक्ट द ओरिजिनल सप्लायर इनवॉइस। इससे क्या वेरीफाई हो रही है? राइट्स। लेकिन अभी तुमने कहा कि इससे तो वैल्यूएशन भी वेरीफाई हो रही है। जबरदस्त जबरदस्त। प्यारे बच्चों, अगर ये सप्लायर की इनवॉइस है, अगर सप्लायर की इनवॉइस में अगर आप शुरू में देखते हैं ना, यहां देखते हैं तो राइट्स वेरीफाई हो रही है, अगर यहां देखते हैं तो वैल्यूएशन वेरीफाई हो रही है। अगर आप सप्लायर की इनवॉइस में देख रहे हैं टू IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस, इसको एड्रेस हो रही है, इसका मतलब है ये इन्वेंट्री, ये AC IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस। लेकिन जहां आप नीचे अमाउंट को देख रहे हैं वहां पे वैल्यूएशन वेरीफाई हो रही है। प्यारे बच्चों का यहां तक बात, तो डॉक्यूमेंट एक ही है, जिस जगह आपकी नजर पड़ेगी वो एजर्शन वेरीफाई होगी। खुदा का वास्ता सुनते रहे, जिस जगह आपकी नजर पड़ेगी वो एजर्शन। अगर आपकी नजर पड़ रही है टाइटल के ऊपर, एड्रेस किसको हो रही है, तो आपके राइट्स और ऑब्लिगेशन वेरीफाई हो रहे हैं। और आपकी नजर पड़ रही है किस चीज के ऊपर, अमाउंट के ऊपर, तो वैल्यूएशन की एजर्शन वेरीफाई हो रही है। तो दोनों प्रोसीजर सेम है। खुदा का वास्ता राइट्स में आगे लिख रहे हैं टू इंस्पेक्ट द ओरिजिनल सप्लायर इनवॉइस, और सप्लाइंग इनवॉइस में क्या देखना है, टू इवैल्यूएट या टू वेरीफाई दी टाइटल ऑफ द डिस्क्रिप्शन, या डिस्क्रिप्शन किस तरह का, और वैल्यूएशन आपने लिखना है टू वेरीफाई द अमाउंट ऑफ द इनवॉइस। जहां आपकी नजर पड़ेगी वो एजर्शन आपकी वेरीफाई होगी। बच्चों रेडी रहना है, बिल्कुल प्रोसीजर सेम है, सही है। और यही मत जब रट्टा लगाते हो ना इसका, तो ऊपर नीचे कर देते हो, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही आपका गलत हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल कर, अभी तो तुम अभी आगे बहुत कुछ लिख रहे हैं। अभी इवैल्यूएट असेस, ये अच्छे वर्ड्स है। अगर आप आइजा में भी देखें तो उसने इवैल्यूएट का वर्ड यूज किया, आइजा ने कहीं चेक का वर्ड यूज नहीं किया। बच्चों यहां तक बात समझ आती है? सुनिएगा मेरी बात, सब रेडी रहेगा। मैं सिर्फ सोचने की सलाह, मैं पढ़ा कुछ नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ क्या पढ़ा रहा हूं अभी, सिर्फ सोचना सिखा रहा हूं कि यूं सोच के मैं बहुत कुछ लिख सकता हूं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक, अगेन आइजा 500 या आइजा 620, और ये क्या है एक्सपर्ट, या अगर एक्सपर्ट मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया है तो वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट कहलाएगा। अगर वो एक्सपर्ट किसने अपॉइंट किया है, ऑडिटर ने, तो वो ऑडिटर एक्सपर्ट कहलाएगा। प्यारे बच्चों, और ऐसा हो सकता है, ऐसा सुनिएगा मेरी बात को, ये जो पीपी है, ये कॉस्ट है, ये डेप्रिसिएशन है, ये इंपेयरमेंट है, लेकिन ये कॉस्ट मॉडल भी तो हो सकता है। और ये रीवैल्यूएशन, और रीवैल्यूएशन मॉडल में कौन आएगा, एक्सपर्ट। तो अगर आपको लगता है कि जी एक्सपर्ट इन्वॉल्व हो सकता है, तो आप आइजा 500 या आइजा 620 की मदद ले सकते हैं, जो कि दोनों जगह पे सेम बात करता है, दोनों जगह पे सेम प्रोसीजर। आइजा 500 भी उठा के देख लो, वहां जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट का प्रोसीजर है, और आइजा 620 उठा के देख लो, वहां जो मैनेजमेंट, दोनों प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम है। प्रोसीजर क्या है, मैं यहां पे लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। पहला प्रोसीजर है प्यारे बच्चों, इवैल्यूएट दी कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ दी, या तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट। क्या तक बात समझ आती है? दूसरा काम, इवैल्यूएट दी, जल्दी एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट। जो उसने काम किया है, आप ये नहीं कह सकते एक्सपर्ट ने काम किया है तो मेरे पास से नहीं। भाई आपकी जिम्मेदारी है कि आपने उसके काम को इवैल्यूएट करना है कि क्या उसका काम एडिक्वेट, क्या मतलब इसका काम एडिक्वेट है, जो उसकी ओवरऑल फाइंडिंग एंड कंक्लूजन है। एक ही बार रिपीट कर रहा हूं, फाइंडिंग एंड कंक्लूजन है, क्या वो रेलिवेंट एंड रिलायबल है भी कि नहीं। मैं इसकी एग्जांपल भी दूंगा। दूसरी चीज, जिस डेटा के ऊपर उसने काम किया है, क्या वो डेटा कंप्लीट एंड एक्यूरेट है। तीसरी चीज, जिस एजम्पशंस के ऊपर उसने काम किया है, क्या वो एजम्पशन रीजनेबल है कि नहीं। ये काम आपकी जिम्मेदारी, चाहे मैनेजमेंट एक्सपर्ट हो या ऑडिट एक्सपर्ट हो। ये तो क्लियर है? जब आपका कॉम्पिटेंट, आपका कैपेबल और आपका इंडिपेंडेंट एज पर आईकेएप कोड ऑफ एथिक्स होना जरूरी है। तो अगर आप अपने साथ किसी भी बंदे को रखते हो जो कि आपकी हेल्प कर रहा है, उसका भी कॉम्पिटेंट, उसका भी कैपेबल, उसका भी इंडिपेंडेंट होना लाजमी है। पहला प्रोसीजर। दूसरा, उसके काम को क्या करना है, इवैल्यूएट। पहली एग्जांपल, जिस कंपनी की मैं आपको बात कर रहा था, उस कंपनी में कोविड आया हुआ था, मतलब मुल्क में कोविड, दुनिया में कोविड आया हुआ था, और रेंट पे कोई खरीदने को तैयार नहीं था, रेंटल्स पे भी नहीं हो रहे थे, चूंकि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी। तो एक्सपर्ट इंगेज हुआ और एक्सपर्ट ने वैल्यू डिटरमाइन करी। जब वैल्यू डिटरमाइन करी, मुझे आप बता दें अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के, इस साल की जो फेयर वैल्यू होगी वो पिछले साल से ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? क्यों?
क्यों? इस साल कोविड आ गया था, रेंटल्स आ नहीं रहे आपके पास, उसकी फेयर वैल्यू ऑटोमेटिक, जो एक्सपर्ट ने फाइंडिंग निकाली, जो एक्सपर्ट ने कंक्लूजन दिया, वो ये दिया कि इस साल की फेयर वैल्यू पिछले साल से, तो मेरे पास जो फाइंडिंग एंड कंक्लूजन है वो मुझे रेलिवेंट और रिलायबल नहीं लग रहा। आप सब ने अपनी जिंदगी में IAS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट के ऊपर काम किया होगा। जब भी मैनेजमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट्स देती है और डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन देती है, तो वो एक एक्चुअरी को अपॉइंट करती है। वो एक्चुअरी कौन कहलाता है? वो एक्सपर्ट। उस एक्चुअरी को डेटा कौन देती है? मैनेजमेंट। अगर उस एक्चुअरी को मैं इसका डेटा, इसकी सैलरी 50,000 से 60,000 करके दे दूं, तो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन ज्यादा हो जाएगी। और अगर इसकी सैलरी 50,000 से 30,000 करके दे दूं, तो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, इसकी उम्र 35 साल है, मैं 45 साल करके दे दूं, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन कम हो जाएगी। इसकी उम्र 45 साल है, मैं 35 साल करके दे दूं, डिफाइंड ऑब्लिगेशन ज्यादा हो जाएगी। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? तो जो ओवरऑल डेटा है, क्या वो कंप्लीट? और मैनेजमेंट के पास 100 एम्प्लॉइज हैं, एक्चुअली को डेटा 80 एम्प्लॉइज का दिया। तो जब डेटा ही कंप्लीट नहीं है, तो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का जो आंसर आएगा वो एक्यूरेट ही नहीं होगा। डेटा कंप्लीट है, 100 के 100 एम्प्लॉय का डेटा दिया, लेकिन इसकी 50,000 की जगह 30,000 सैलरी कर ली, इसकी 35 साल की जगह 45 साल एज कर दी। तो अगर एक्यूरेसी, डेटा ही एक्यूरेट नहीं होगा, तो जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन वो आपको डिटरमाइन करके देगा, वो गलत ही होगा। और फिर तीसरी चीज, जल्दी तीसरी चीज, assumptions। आप देखें IAS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट वो assumption लेता है, सैलरी इंक्रीज रेट। आज एक बंदा है, मुझे लगता है ये अगले 15 साल मजीद काम करेगा, तो ये जो अगले 15 साल मजीद काम करेगा, ये क्या है? ये assumption है। आज इसकी सैलरी 100 रुपए है, हर साल इसका इंक्रीमेंट लगेगा, अंदाजन कितना लगेगा? 10%। ये 10% क्या है? ये assumption है। ये जो आज बंदा, ये मुझे लग रहा है ये 15 साल बाद मर जाएगा, ये जो 15 साल बाद मरेगा, जो मोर्टेलिटी रेट है, ये क्या है? ये इन assumptions को आपने चेक करना है कि क्या ये assumption रीजनेबल है कि नहीं है। मैनेजमेंट सैलरी इंक्रीज रेट 2% करती है ताकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन कम हो जाए। आप कहोगे यार पिछले सालों में 15% के इंक्रीमेंट दिए, और जहां लायबिलिटी डिटरमाइन करनी है तो वहां पे assumption ले रहे हो 2% की, तो आपकी assumption ही रीजनेबल नहीं है। प्यारे बच्चों, ये काम आपको करना पड़ेगा जब भी एक्सपर्ट अपॉइंट। तो यही पीपी एग्जिस्टेंस हो गया, कंप्लीटनेस हो गया, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हो गया, वैल्यूएशन हुआ? नहीं, वैल्यूएशन कहां हुआ भाई? वैल्यूएशन में तो कॉस्ट पे काम किया है, वैल्यूएशन में तो डेप्रिसिएशन पे काम किया है। लेकिन अगर रीवैल्यूएशन मॉडल है, तो फिर एक्सपर्ट वाले प्रोसीजर भी लिखने पड़ेंगे। डन हो गया, फिर एक्सपर्ट वाले प्रोसीजर भी लिख दीजिए। कॉस्ट मॉडल है तो एक्सपर्ट की जरूरत नहीं। मेरे भाई डन हो गया? आप सिर्फ सोचने का तरीका बता रहा हूं और कुछ नहीं बता रहा, सही? फिर एक एक करके सवाल हमने करने। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक मेरे भाई, एस्टिमेट्स। सुनिएगा, चौथी सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक, जल्दी से बता दें, जल्दी से बताएं क्या है? एस्टिमेट्स। जब भी अच्छा, एस्टिमेट्स हमें पता है ना, IFRS में ही होता है ना, आइजा में एस्टिमेट्स थोड़ी, IFRS में एस्टिमेट। जब भी किसी अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे, आइजा 540 आपके ऊपर नाजिल हुआ है। आइजा 540 कहता है कि जब भी एस्टिमेट्स होगा, एज एन ऑडिटर आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। जब भी एस्टिमेट्स होंगे बच्चों, जब भी एस्टिमेट्स होंगे, आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, और ये सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा इनहेरेंट लिमिटेशन। यार बच्चों, जितनी भी इनहेरेंट लिमिटेशन है, उन सब के ऊपर आइजाज है। सेंस बनता है एक चीज का यार, कि अगर एक चीज के ऊपर, अगर एक चीज इनहेरेंट लिमिटेशन है, इसका मतलब है आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते इसकी वजह से। तो जब इसकी वजह से आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो अगर इसके ऊपर काम नहीं किया, इसके ऊपर अगर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, तो भाई बताओ ना क्या स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन देनी है? तभी तो आइजाज है इसके ऊपर, तभी फ्रॉड के ऊपर भी आइजा है, तभी एस्टिमेट्स के ऊपर भी आइजा है, तभी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के ऊपर भी आइजा है, तभी रिलेटेड पार्टी के ऊपर भी, तभी सैंपलिंग के ऊपर आइजा है, तभी इन्हीं के ऊपर आइजा। क्यों? बिकॉज यहां पे वो आपको बताता है कि आपने स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन कैसे देनी है। मेरे भाई यहां तक बात समझ आती है? क्लियर है हम सारे यहां पे? तो अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हमारे पास? एस्टिमेट्स। इसके ऊपर जो आइजा है वो है आइजा 540। ये 4 प्रोसीजर्स आपसे कहता है प्यारे बच्चों, ये 4 प्रोसीजर्स आपसे कहता है, मैं लिख रहा हूं यहां पे, सही है? सबसे पहला काम आपने करना है, आपने मैनेजमेंट का एस्टिमेट्स, किसकी जिम्मेदारी है भाई? एफएस बनाना IFRS के हिसाब से किसकी जिम्मेदारी? तो एस्टिमेट्स, तो मैनेजमेंट का प्रोसेस समझना है, और फिर ये चेक करना है कि क्या वो प्रोसेस कंसिस्टेंट है विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS। पहला काम सही। दूसरा काम,
जब भी एस्टिमेट्स होंगे एरर और फ्रॉड के चांसेस हमेशा ज्यादा होंगे, और एरर और फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए मैनेजमेंट क्या इंप्लीमेंट करती है? आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेंगे। ये मेरा ऑडिट प्रोसीजर एज अ 540 कहता है, आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेंगे। तीसरा, एस्टिमेट्स में क्या इन्वॉल्व होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी छेती छेती आप चेक करेंगे कि क्या मैनेजमेंट की एजम्पशन रीजनेबल है कि नहीं है। मेरे बच्चों बिल्कुल रेडी रहना है। और चौथी चीज, एस्टिमेट्स हमेशा फ्यूचर को किया जाता है, पास्ट को नहीं किया जाता। हमेशा एस्टिमेट किसको किया जाता है? तो यहां तो आप एक काम कर सकते हैं जिसका नाम है सब्सिक्वेंट इवेंट के प्रोसीजर्स। कितने लोग फर्म में हैं और उन्होंने एनआरबी टेस्टिंग करी है? करी है? एनआरबी टेस्टिंग कैसे करी है? हाँ, एक ही स्टॉक है यार, कैसे इसकी फिनिश गुड्स की सब्सिक्वेंट इवेंट प्रोसीजर। सब्सिक्वेंट इवेंट प्रोसीजर परफॉर्म किया है आपने। रिसीबल, आज एक रिसीबल है 100 रुपए का, सब्सिक्वेंट रिसीट्स आपने देखी है, सब्सिक्वेंट रिसीट्स आपने देखी, सब्सिक्वेंट इवेंट का प्रोसीजर परफॉर्म किया आपने, क्योंकि एस्टिमेट्स है ही फ्यूचर से रिलेटेड। तो आप सबसे ये 4 प्रोसीजर्स हैं प्यारे। और आखिरी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, टू इवैल्यूएट द एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर, बिकॉज जब भी एस्टिमेट्स होंगे